नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। 8 बज चुके हैं। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले नजर डालेंगे अभी तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की आईबीएम के सीईओ से बातचीत। कहा, भारत में निवेश के लिए यह बेहतरीन अवसर। आत्मनिर्भर भारत अभियान के जरिए भारत में बन रहा है विश्व स्तरीय सप्लाई चेन। आईबीएम के सीईओ ने पीएम को भारत में बड़े पैमाने पर निवेश की योजना के बारे में दी जानकारी। आत्मनिर्भर भारत को लेकर पीएम मोदी के विजन की सराहना भी की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी को लिया आड़े हाथ। कहा, राहुल गांधी का बयान रक्षा और विदेश नीति के मामलों का राजनीतिकरण करने का प्रयास। अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, देश ने एक बार फिर आरजी रिलायंस प्रोजेक्ट का विफल संस्करण देखा। दिल्ली में स्थित एम्स में स्वदेशी कोवैक्सीन का मानव परीक्षण प्रक्रिया शुरू। अभी तक 1800 वॉलेंटियर्स ने परीक्षण के लिए कराया है पंजीकरण। 18 से 55 साल तक के स्वस्थ लोगों पर वैक्सीन का परीक्षण। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा, राष्ट्रीय स्तर पर कम्युनिटी ट्रांसमिशन का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं। भारत में 7 लाख मरीजों ने दी कोविड-19 को मात। 2.46% की दर के साथ भारत दुनिया में सबसे कम मृत्यु दर वाले देशों में से एक। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के संक्रमण से 2664 मरीज स्वस्थ। संक्रमण से मरने वालों की तादाद हुई 27,497। कांग्रेस ने के बागी विधायक की याचिका पर चल रही मंगलवार को फिर होगी सुनवाई। राजस्थान हाई कोर्ट ने सभी पक्षों से जवाब दाखिल करने को कहा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर पार्टी के साथ धोखा करने का लगाया आरोप। भाजपा ने मामले में पार्टी को अनावश्यक रूप से घसीटने का लगाया आरोप। दुनिया भर में नहीं थम रहा कोरोना वायरस का कहर। विश्व में संक्रमित मामलों की संख्या बढ़कर हुई 1,45,00,000 से ज्यादा। 6,06,000 से ज्यादा लोगों ने गंवाई अपनी जान। नाइजीरिया के विदेश मंत्री कोरोना वायरस संक्रमित। और खेल की खबरों में फुटबॉल में दिया जाने वाला प्रतिष्ठित अवार्ड जो बैलोन डोर पुरस्कार पहली बार हुआ स्थगित। सर्वाधिक पुरस्कार जीतने वाला खिलाड़ी मेसी की बराबरी करने के लिए रोनाल्डो को करना होगा और इंतजार। और आइए खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में निवेश के लिए ये बेहतरीन समय है। आईबीएम के सीईओ अरविंद कृष्ण के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए संवाद के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में तकनीकी क्षेत्रों में हो रहे निवेश और समर्थन का स्वागत किया जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के जरिए उठाए जा रहे हैं कदमों की भी चर्चा करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना से जहां दुनिया में मंदी देखी जा रही है, वहीं भारत में तेजी से विदेशी निवेश बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि देश आत्मनिर्भर भारत के विजन के साथ आगे बढ़ रहा है ताकि यहां वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन विकसित की जा सके। प्रधानमंत्री ने पिछले 6 सालों में लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए किए जा रहे प्रयासों को लेकर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि देश एकीकृत डाटा और तकनीक आधारित स्वास्थ्य तंत्र विकसित कर रहा है ताकि सबको किफायती दर पर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। ऐसे में इस बात पर भी चर्चा हुई कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक टूल विकसित किया जाए जिससे भारत में रोगों को लेकर सटीक भविष्यवाणी और समीक्षा की जा सके। आईबीएम के सीईओ ने आयुष्मान भारत जैसे कार्यक्रम शुरू करने के लिए पीएम मोदी की सराहना की। और आइए अब बात करते हैं भारत चीन विवाद को लेकर लगातार राहुल गांधी सरकार पर हमलावर हैं। विवाद को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज तीखा हमला करते हुए कहा कि सालों से एक परिवार पीएम मोदी को नष्ट करने में जुटा है। उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट करके कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। जेपी नड्डा ने एक अन्य ट्वीट में लिखा है कि हाल के वर्षों में फिर चाहे वह डोकलाम मुद्दा हो या फिर वर्तमान मुद्दा, राहुल गांधी भारतीय सेना के बजाय चीनियों से ब्रीफिंग करना ज्यादा पसंद करते हैं।
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के ट्वीट पर पलटवार किया है और राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा किया है। जेपी नड्डा ने एक के बाद एक 4 ट्वीट किए और कहा कि ऐसा हमेशा देखने को मिलता है कि राहुल तथ्यों को लेकर कमजोर रहते हैं। रक्षा और विदेश नीति से जुड़े मामलों का राजनीतिकरण करने का प्रयास पूर्व में 1962 की गलतियों और देश को कमजोर करने से अपने को अलग करने की उनकी हड़बड़ी को दिखाता है। बीजेपी ने बकायदा राहुल गांधी के मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आक्रामक अंदाज में राहुल पर सवाल दागे कि राहुल को डिजाइन समझने में 4 पीढ़ी लग गए। उनका बयान आधारहीन, तर्कहीन, तथ्यहीन और बुद्धिहीन है। उन्होंने उसमें बड़ा रणनीतिक परिप्रेक्ष्य यानी स्ट्रेटेजिक बैकग्राउंड देने का प्रयास किया है चाइना के संदर्भ में कि ग्वादर है उस डिजाइन का हिस्सा, वन बेल्ट वन रोड है। अब क्या बताया जाए, ये वन बेल्ट वन रोड कहां से गुजरता है? पाक अधिकृत कश्मीर से। अब क्या याद दिलाया जाए वो कहां से शुरुआत है? ग्वादर कहां है? बलूचिस्तान में। क्या याद दिलाया जाए कि ये कहां से समस्या कहां पहुंची थी? मैं ये कहना चाहूंगा कि डिजाइन क्या है, राहुल गांधी जी को समझते समझते 4 पीढ़ी लग गई। बीजेपी अध्यक्ष ने अपने ट्वीट के जरिए राहुल गांधी पर हमला बोला कि वर्ष 1950 से ही चीन ने एक परिवार में रणनीतिक निवेश किया जिसका उसे खूब फायदा मिला। 1962 को याद करें या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सीट देने का मामला हो, यूपीए सरकार के दौरान चीन के हाथों जमीन गंवाने का मामला हो या फिर 2008 में किया गया एमओयू या राजीव गांधी ट्रस्ट को फंड देने का मुद्दा या अन्य मुद्दे, जेपी नड्डा ने कहा कि एक परिवार वर्षों से पीएम मोदी की छवि को नुकसान पहुंचाना चाहता है, लेकिन पीएम मोदी का देश की 130 करोड़ की जनता से संबंध बहुत ही गहरा है। जो लोग मोदी जी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, आखिर में वो अपनी ही पार्टी को आगे चलकर नुकसान पहुंचाएंगे। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने भी विपक्ष पर सवाल खड़े किए और कहा कि 1962 की लड़ाई से लेकर देश के मुद्दे पर विपक्ष का सहयोग रचनात्मक रहा है, जिसकी तारीफ तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी कर चुके हैं। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विपक्ष कौन सी भूमिका निभा रहा है, ये समझ से परे है। किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के समय विपक्ष का व्यवहार कैसा होना चाहिए, चाहे 1971 का युद्ध हो, 65 का युद्ध हो या 62 का युद्ध हो, तब भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, भारतीय जनसंघ के रूप में जिस प्रकार का सहयोग और समर्थन दिया था उसकी नेहरू जी ने भूरी भूरी प्रशंसा की थी। सिर्फ जनसंघ ही नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तक की प्रशंसा की थी। यह ऑन रिकॉर्ड है। यह हमारा चरित्र था और आपका वह चरित्र है जो आज दिखाई पड़ रहा है। पिछले वर्षों में चाहे डोकलाम रहा हो या वर्तमान हालात हों, इन मुद्दों पर भारतीय सेना पर भरोसा करने के बजाय राहुल गांधी ने चीन से ब्रीफिंग लेना पसंद किया है। आखिर क्यों एक परिवार कमजोर भारत और मजबूत चीन चाहता है? कांग्रेस पार्टी में कई नेता एक परिवार के इस व्यवहार को खारिज करते हैं। गौरतलब है कि पिछले कुछ एक दिनों से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा राहुल गांधी पर खुद आक्रामक हैं और लगातार ट्वीट कर राहुल गांधी एंड कंपनी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। राहुल गांधी पर हमले के लिए इस बार मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खुद संभाला है। बीजेपी ने पलटवार किया है कि 62 का युद्ध हो चाहे कोई अन्य युद्ध, विपक्ष हमेशा रचनात्मक भूमिका निभाता रहा है, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में विपक्ष की भूमिका नकारात्मक हो चली है। कैमरामैन लोकनाथ के साथ बीजेपी दफ्तर से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। और आज का हमारा चर्चा का विषय भी यही है। भारत चीन विवाद नया विवाद नहीं है, पिछले 6 से 7 दशक से ये विवाद लगातार चलता रहा है। इसमें कई ऐसे प्रकरण रहे हैं जब विवाद बढ़ा भी है और उस गतिरोध को खत्म किया गया है। लेकिन क्या वजह है कि कांग्रेस इस बार गलवान घाटी में जो विवाद हुआ, जो गतिरोध हुआ है, उसके बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी और सरकार पर हमलावर दिखाई दे रही है। और इस हमलावर होने की वजह से हमें और आपको सोचने पर यह मजबूर कर रही है कि आखिर पिछले 7 दशक से सरकारों की चीन को लेकर क्या रणनीति, क्या नीति रही है। भारत और चीन के संबंधों में ये जो टकराव रहा है
उसके पीछे के कारण क्या रहे हैं, क्या नीतियों में कहीं कोई इस तरह की खामी दिखाई देती है? इस पर आज हम चर्चा करेंगे। आज का हमारा विशेष भी है कि भारत चीन विवाद पर कांग्रेस क्यों कर रही है राजनीति। इस पर चर्चा करने के लिए 3 मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रक्षा सुरक्षा विशेषज्ञ कर्नल RSN सिंह साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। 2 वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रामकृपाल सिंह जी जुड़ रहे हैं और संजय कुमार सिंह जुड़ रहे हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, राहुल गांधी लगातार सवाल उठा रहे हैं। ये एक राजनीतिक मसला है, इस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले वस्तु स्थिति क्या है? पिछले 7 दशक में भारत और चीन के जो संबंध रहे हैं और खासकर ये जो गतिरोध रहा है सीमा को लेकर, उसके मूल में क्या रहा है, क्या सही स्थिति है? इस पर बात करने के लिए सबसे पहले सिंह साहब आपकी तरफ रुख करेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि जब आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने जब इस बात का जिक्र किया कि 1957 का उन्होंने जिक्र किया, 57 का जिक्र करने के साथ उन्होंने वहां से शुरू किया जब सिकियांग से तिब्बत तक सड़क बनाई गई, और पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जब औपचारिक इनफॉर्मल चैनल के जरिए बात करने की बात की, इसमें कई सारी बातें उन्होंने की हैं कि चाउ इन लई का भारत दौरा जब था उसकी उन्होंने जिक्र करा, दलाई लामा को शरण देने की बात उन्होंने की है, और 1960 में संयुक्त राष्ट्र में चीन को एक परमानेंट सीट देने की वकालत जब भारत ने की। 1957 से लेकर 2020 भारत चीन के विवाद की सही स्थिति तब क्या थी और आज क्या है, ये जानना चाहेंगे सबसे पहले आपसे। नहीं, गलतियां तो हमको 1949 से ही शुरू हम हो गई थी हमारी। सरदार पटेल ने लिखा भी था उस समय जब हमने तिब्बत को अकेला छोड़ दिया था, और मैं इतना कह सकता हूं और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि उस समय हमारी क्षमता थी कि हम चाहते तो तिब्बत के लिए बहुत कुछ कर पाते, और कोई 3 हफ्ते का एक वक्फा था उस समय, लेकिन हमने वो जो बफर स्टेटस है वो जाने दिया। जब बफर स्टेटस आपने दे दिया तो आपने 3,000-3,500 किलोमीटर का आपने जो एक बाउंड्री है वो क्रिएट हो गया, और एक नए स्टेट के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उसके बारे में हमने नहीं सोचा कभी। दूसरी बात, अभी आपने खुद ही कहा है कि किस तरह से हमने यूएन में बाद में उनकी परमानेंट मेंबरशिप के लिए वो की। अब ये भी कहा जाता है कि हमको यूएन का सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबरशिप मिला, हमने उसको चीन के फेवर में उसको ठुकरा दिया, उनको एक प्लेटर में हमने गिफ्ट कर दिया। उसके बाद आपने सही कहा, चाउ एन लाई यहाँ पर आए, सड़क बन रही थी, और वो नेहरू की जो तमाम जो वक्तव्य था वो कि यहाँ पर एक घास का वो तिनका भी नहीं उगता, वो सबको मालूम है। लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए, ये इंडिपेंडेंस के बाद और उसके पहले से एक यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रो चाइना एक कम्युनिस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी रही है। और आप ये देखें, अब ये लोग जिस समय ये कांग्रेस पार्टी क्या 147 सीटों के साथ सरकार बनाई थी, तो आप देखिएगा ज्योति बसु ने क्या कहा सोनिया गांधी को कि मैडम अब आप 5 साल राज कर सकती हैं। तो इनका जो झुकाव है कम्युनिस्ट के तरफ वो सब कोई जानता है। इनके पिताजी एक खुद अंडरग्राउंड कम्युनिस्ट थे जो कि मुसोलिनी की आर्मी में सार्जेंट थे, तो वहां और बाद में वो अंडरग्राउंड मूवमेंट चलाते थे। तो इनका पूरा जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य वो इस तरीके था। तो मुझे इस बात में बिल्कुल ये नहीं है कि ये लोग चीन के साथ जाके षड्यंत्र कर रहे थे। देखिए साहब, ये कोई दूसरा देश होता तो ये जो जिस तरह से इन्होंने MOU साइन किया है सीक्रेट में, उसके लिए इनको आज वहां पर ये तिहाड़ जेल के अंदर होना चाहिए था। डोकलाम क्राइसिस में ये छुप छुप के गए मिलने, पहले तो इन्होंने डिनाई किया। तो ये सारी बातें एक के बाद एक आ रही हैं, और हम अगर कार्रवाई नहीं कर रहे तो गलती हमारी है। बाकी तो उन लोगों ने अपने साफ जाहिर कर दिया कि वो किस तरह। देखिए, एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है इस कंट्री में जो ये चाहती है कि किस तरह से भारत को कोई सेटबैक लगे कि वो इलेक्टोरल रास्ते से तो आ नहीं सकते, तो हो सकता है चीन की मदद से आ सके। और आप हिंदुस्तान की क्या बात करते हैं? आप अमेरिका में देखा, अखबारें खरीद ली, कितने पॉलिटिकल पर्सनालिटीज को वहां खरीद रखा है चाइना। तो ये तो 4 आने में बिकने वाले लोग हैं। जो बाहर से कोई भी विदेशी
महिला उसको क्या है, आपके सिंह उसको साहब, खरीदना बहुत। क्या आप मानते हैं कि चीन को लेकर भारत की रणनीति, विदेश नीति में एक बड़ा परिवर्तन है पिछले कुछ सालों में, पिछले 6 सालों में मौजूदा सरकार के साथ भी? बहुत बड़ा। मैं अभी समय कम होता है डिबेट में, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो स्ट्रैटेजिक मैसेजिंग हमने की है, पहले मोदी साहब ने जाके जिस तरह से वहां जो अपना संबोधन किया देश को और अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को, इस तरह से कहना कि ये एक्सपेंशनिज्म का दौर चला गया। उन्होंने एक बड़े मतलब एक प्राइम मिनिस्टर होने के नाते एक जितने कठोर शब्द कह सकते थे वो कहे। और राजनाथ सिंह जब गए और वहां पर जब पैरा जंपिंग हुआ, पैरा का डेमोन्स्ट्रेट, तो पैरा जंपिंग एक स्ट्रेटेजिक मैसेज होता है। तो इसलिए आप जान लीजिए कि ये बहुत टफ स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग हो रहा है। और बाकी और देखिए 62 और अभी में फर्क क्या है कि इस पूरे जो इंगेजमेंट है या ये जो हमारा जो मिलिट्री स्टैंड ऑफ है चाइना के साथ, उसमें नेवल डायमेंशन बहुत बड़ा, आई वुड से नेवल डायमेंशन 60% है जी। एयर डायमेंशन, इसमें एयर डायमेंशन भी है, इसमें स्पेस का डायमेंशन है, इसमें कई तरह के डायमेंशन है। और इसलिए इसको केवल 62 के परिप्रेक्ष्य में ना देखा जाए। और मेरी गुजारिश होगी, ठीक सिंह साहब, ये तो बात हुई एक तरह से एक रणनीतिक बदलाव की सोच में, विदेश नीति में चीन के साथ विवाद एक लंबा रहा है, लेकिन मौजूदा सरकार ने इस विवाद को सुलझाने के एक अपने तरीके से, अपनी रणनीतिक एक तरह से कह सकते हैं कि एक पहल के तहत, एक नए प्रयोग के तहत इसको सुलझाने की कोशिश की है। हमारे साथ रामकृपाल जी भी मौजूद है। रामकृपाल जी, लगातार चीन विवाद को लेकर जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, आज भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि आखिर क्यों एक परिवार कमजोर भारत और मजबूत चीन चाहता है। क्या आपको लग रहा है लगातार कांग्रेस जिस तरह से हमलावर है, राहुल गांधी खासकर एक नए रूप में इसको, आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रीलॉन्चिंग कहा है, जिसको फेल होता भी बताया है जेपी नड्डा ने, लेकिन क्या आपको लगता है कि कमजोर भारत और मजबूत चीन चाहता है कांग्रेस? ऋतु जी, देखिए, इसमें कहने की कोई बात नहीं है। मैं हमेशा मानता हूं कि कोई भी विचार व्यक्त करना वो अलग बात होती है, लेकिन तथ्यों के आधार पर बात करना, 2013 में 62 से लेकर के वो तो जो चाइना ने जिस तरह से हमला किया और भारत पर हमला हुआ, मजबूर हुए। और मुझे याद है बचपन में एक गीत वो गाया जाता था 62 में कि चाओ माओ की मिताई दुखदाई सजनी। गांव में एक बच्चे के मुंह पे था, यानी कि उस समय 62 में यह था कि नेहरू जी, ये जो पॉलिसीज है आपकी जो भी रही है वो गलत थी। और वो तब से लेकर के आज तक में 2013 में जो सरकार थी उसके रक्षा मंत्री कहते हैं कि चाइना से जो हमारा बॉर्डर है वो अनडेवलप्ड बॉर्डर ज्यादा सेफ है बनस्पत डेवलप्ड बॉर्डर। तो आप सोच लीजिए कि आजादी के बाद से सबसे लंबे समय तक राज करने वाली जो पार्टी थी इस देश में, उसकी 2013-14 तक क्या नीति थी कि हम सड़क नहीं बनाएंगे चाइना के बॉर्डर पर, हमारे लिए पहाड़ ज्यादा सुरक्षित हैं, वरना सड़क बना देंगे तो कहीं चाइना, और पता नहीं क्या उनकी नीति थी। 2014 के बाद से हिंदुस्तान ने पहली बार अंगड़ाई ली, उसने डेवलप बॉर्डर एरिया को विकसित करना शुरू किया। मैं ये मोदी जी ने जो अभी भाषण दिया है मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं, आनंद सिंह ने बिल्कुल कहा, सही कहा, मैं तथ्यों की बात कर रहा हूं। जो डेवलपमेंट 40-50 साल में होने चाहिए थे, बिल्कुल नहीं, एक नीतिगत फैसले के तहत वो डेवलप नहीं किया गया। वो डेवलपमेंट शुरू हुआ है 2015-16 के आसपास से। तो स्वाभाविक था, चीन को लगा कि ये कौन सा मुल्क है भैया, भारत हिंदुस्तान एकदम से बिल्कुल पलट करके तो असर्ट कर रहा है। और वही था, आज जब असर्ट करके और जो गलवान में हुआ वो दूसरा सबूत था कि हाँ अब ये वो भारत नहीं है, तो स्वाभाविक है। और जिस तरह के बयान आज की तारीख में, आज मैं तो देखिए लोकतंत्र है, विपक्ष का पूरा हक है वो किसी से भी लड़े, लेकिन जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया है, आप किसी एक व्यक्ति से लड़ने के लिए इस देश को कहेंगे कि वो व्यक्ति इस देश की कमजोरी है,
आप हिंदुस्तान इतना कमजोर हो चुका है कि वो एक व्यक्ति के चलते बैठ जाएगा, एक व्यक्ति के चलते खड़ा हो जाएगा। आज मुझे तरस आता है इन चीजों पर, और वो व्यक्ति एक बार भी आज की तारीख में होता, जैसा बिल्कुल सही है सर, 62 से जब भी इस तरह की बात हुई है विपक्ष ने साथ दिया है। ईमानदारी की बात यह है कि यूपीए सरकार के जो भी लोग हैं आज उनको कहना चाहिए था कि हाँ, इतने सालों में धोखा खाने के बाद जब गीत आता था, एक धोखा खा चुकेंगे और खा सकते नहीं, अब आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, उसके बाद आप पॉलिसी कर रहे हैं। आप ट्रेड के मामले पर देख लीजिए, कभी हम और भारत करीब करीब ट्रेड हमारा बैलेंस बराबर था, नतीजा क्या हुआ, एक ऐसा समझौता हुआ कि ट्रेड डेफिसिट 30 टाइम्स बढ़ गई। अरे क्या किया है इस देश में आपने? अब जब देश एफर्ट कर रहा है, देखिए 40 साल का डेवलपमेंट अगर आपने नहीं किया जी तो 5 साल में 6 साल में नहीं हो सकता। बिल्कुल रामकृपाल जी। और डेवलपमेंट और खासकर जब कॉन्फ्लिक्ट का समय होता है जी, जब कॉन्फ्लिक्ट का समय होता है तो देश में विपक्ष की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। संजय सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, विपक्ष की भूमिका को लेकर भी आज बीजेपी ने एक तरह से उन तमाम दिनों के, उन वक्तों की भी याद दिलाई देश में। वो 65 का वक्त, 71 का वक्त रहा है जब देश दूसरे देशों के साथ संघर्ष कर रहा था। क्या आज कॉन्फ्लिक्ट के समय विपक्ष की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं? देखिए, इसमें विपक्ष की भूमिका तो सही है ब्रॉडली, राहुल गांधी की भूमिका गलत है, क्योंकि ऑल पार्टी मीटिंग भी हुई थी तो वहां सोनिया गांधी को छोड़ करके बाकी सारे लोग एक तरफ थे। सो मत सो कि उनके सबसे जो बड़े एलाई हैं शरद पवार, वो भी दूसरी तरफ थे। अब इशू ये है कि चाइना के साथ जो कॉन्फ्रंटेशन है, देखिए उसमें मोदी जब लद्दाख गए थे और उसके बाद जो डीएस्केलेशन हुआ है, या हमारे सिपाही या हमारे सैनिक या अधिकारी जिस तरह से गलवान घाटी पे लड़े या उसके पहले डोकलाम में लड़े, तो वो संदेश बिल्कुल साफ। अब मैं आता हूँ राहुल गांधी जो कर रहे हैं उसमें एक चीज जो आरएसएन सिंह कह रहे थे कि देखिए, ये बाकी चीजों से आप डिलीवरी के फ्रंट पे, डेवलपमेंट के फ्रंट पे, या बाकी जो आपकी मैसेजिंग होनी चाहिए, सबसे प्रमुख विपक्षी पार्टी के रूप में राहुल गांधी कभी कांग्रेस पार्टी के पद से हट जाते हैं, अध्यक्ष के पद से हट जाते हैं और उसके बाद कहते हैं गांधी परिवार का कोई नहीं बनेगा। उनके परिवार में ही नहीं सुनी जाती और माता जी जाकर के काबिज हो जाती हैं। अब 22 साल से तो माता और पुत्र उस पे हैं। अब जो उन्होंने स्ट्रॉन्गमैन, तो जब नकली ही हो गया तो उसको फैब्रिकेट करने की क्या जरूरत है? तो पहले तो आप अपनी भाषा जरा सा शुद्ध कर लीजिए। पता नहीं कहां से उन्होंने ये कौन सा फैब्रिकेटेड फेक स्ट्रॉन्गमैन माने फैब्रिकेटेड स्ट्रॉन्गमैन इमेज तो मैं समझ सकता हूँ, फेक स्ट्रॉन्गमैन इमेज क्या हो। उसके बाद देखिए, एक मुझे पता नहीं है कि राहुल गांधी के कौन इमेज मेकओवर स्ट्रैटेजिस्ट हैं जो उनके रीलॉन्च जो एंडलेस होता जा रहा है। उन्होंने ये सुझाव दिया कि आप कभी कुर्ते में फटा हुआ हाथ दिखाते थे कि देखो मेरा कुर्ता फटा है और इस जेब में एक पैसा भी नहीं होता। बड़ी स्टाइलिश सी कोई मतलब महंगा सा विदेशी ब्रांड और बड़ी स्मार्ट सी घड़ी पहन करके आप बैठते हैं, लेकिन चारों तरफ एकदम डार्कनेस है। उसमें राहुल गांधी 5 कैमरे इधर उधर वो कट होते हैं जो उस वीडियो में दिखता है, और उसमें वो मतलब एक अजीब सा प्रोफेसोरियल लुक देने के लिए थोड़े से हैगर्ड से, थोड़े से मतलब उलझे हुए से भी दिखते हैं। उसके बाद वो प्रचंड ज्ञान दे रहे हैं। अब देखिए उस ज्ञान में कितना आपस में कॉन्ट्रडिक्शन है। वो कहते हैं कि चाइना ये सब कुछ इसलिए कर रहा है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान के साथ जो कर रहा है, कि मोदी का जो स्ट्रॉन्गमैन एक मजबूत सशक्त नेता की इमेज है, उस इमेज को डेंट करना, इसीलिए वो सब कुछ कर रहा है। मोदी का ये स्ट्रॉन्गमैन का इमेज डेंट करने से चाइना को क्या मिलेगा? अब मतलब बाकी चीज वो अपना ज्ञान उस पर दिए जा रहे हैं। एक चीज अगर याद कीजिए, 2019 के पहले के चुनाव में राहुल जी क्या प्लान लेकर के आए थे? मोदी का इमेज जो है, वो लोग हमें कहते हैं कि वो इनकरप्टेबल, मतलब एक ऐसी इमेज है, इनकरप्टेबल इमेज है। और उसकी क्या संजय जी राहुल गांधी अपनी ख्वाहिश को खबर बनाने की कोशिश कर रहे हैं जब वो कहते हैं कि 56 इंच वाले आईडीए पर अटैक कर रहा है चीन? ये एक पॉइंट कहने दीजिए कि जब वो कहते हैं कि मैं इसको पीसेस में टॉर्न कर दूंगा, चुनाव के नतीजे क्या हुए 2019 के? अब वो कह रहे हैं कि चाइना भी मोदी का इमेज ही गिराना चाहता है, क्योंकि इमेज गिर गया तो चाइना की मोदी गिर गए। तो मोदी की इमेज गिरने से फायदा किसको होगा?
चाइना को तो देश के बारे में वो बात कर नहीं रहे हैं। तो राहुल जी मतलब जिस इमेज की बात कर रहे हैं उसी इमेज की चाइना को कह रहे हैं कि वो भी बात कर रहा है। तो ये किस तरह की एक मतलब गुत्थम गुत्थी या उनके साथ किसी तरह का उनका कोई कॉम्बिनेशन है, ये मुझे समझ में नहीं आता। जी संजय जी। राहुल और पहले तो जो कह रहे हैं यहाँ पर उसमें क्लैरिटी एक बार लाएं। सिंह साहब को अपने बीच लाना चाहेंगे। सिंह साहब, कोरोना का ये दौर ऐसा रहा जिस समय भारत के साथ गलवान घाटी का ये विवाद हुआ है, इससे पहले पूरे विश्व में चीन की विस्तारवादी नीति को लेकर तमाम मुल्कों ने अपना अपना विरोध किया है और ये एक ऐसा वक्त रहा जब छोटे बड़े देश अपने स्वार्थों को पीछे छोड़कर, यानी कि आने वाले समय के लिए एक नए विश्व की जो संरचना हो रही है उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपनी एक तरह से कह सकते हैं खेमे तय किए हैं। ऐसे में क्या आपको लगता है, नेपाल पर आपने अपनी किताब भी लिखी है अनमेकिंग ऑफ नेपाल, भारत और चीन संबंधों को लेकर, क्या आपको लगता है कि नेपाल को लेकर भी जिस तरह से चीन सामने आया है उस पर भी कांग्रेस का किसी तरह का कोई विरोध नहीं रहा है, लेकिन राहुल गांधी का ये पूरा वीडियो जो है, जो एक तरह से उन्होंने चीन को लेकर पूरी भारत का एक बैकग्राउंड देने की, एक रणनीतिक परिदृश्य बताने की देश को कोशिश की है, उसमें उन चीजों का कहीं कोई जिक्र नहीं है? नहीं, नेपाल के बारे में जो भी उनका कथन हुआ है, लोग याद रखें कि नेपाल में वहां पर कम्युनिस्ट सरकार है और उन ओली, चाहे वो माधव नेपाल हो या उपेंद्र यादव हो, वहाँ पे ये इन सब के प्रचंड हो, उनके क्या रिश्ते हैं, घनिष्ठ रिश्ते हैं चाइना से, उसको नजरअंदाज ना करे। और ये सोनिया गांधी और उनके पुत्र राहुल गांधी के कितने ये सीक्रेट जो इनके जो संबंध है चाइना से, उसको भी नजरअंदाज ना करें। आप देखिए, ये जो इन्फ्लुएंस पेडलिंग होता है किसी भी देश में इंटेलिजेंसीज के द्वारा, तो वो इन्हीं लोगों के कारण होता है। और आपने सही कहा कि इनको तो थोड़ी शर्म आनी चाहिए, जबकि पूरी दुनिया एक एक्यूजिंग फिंगर उठा रही है चीन के ऊपर में, ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर के लिए, ये कोरोना वायरस इन्फ्लिक्ट करने के लिए। तो उस समय इनको भारत के और अपनी जनता के साथ उनको रहना चाहिए था। आप प्राइम मिनिस्टर का छोड़ दो, आप पार्टी को छोड़ दो, कम से कम आप देश के साथ रहेंगे ना। तो आप अगर चीन का समर्थन कर रहे हो और छुप के जाके मिल रहे हो उनसे, तो कहीं आपका तो हाथ नहीं है इस बार बायोलॉजिकल वॉरफेयर में? कहीं आपने भी तो ये नहीं सोच लिया कि बायोलॉजिकल वॉरफेयर से ये सत्ता परिवर्तन हो सकता है? ये तमाम सवाल उठते हैं। अब आप ऐसे में भी अगर देश का साथ नहीं दे सकते हैं, मैं और ये जितने आपके पैनलिस्ट हैं वो तो किसी सरकार का हिस्सा नहीं है, हम लोग तो अपना अपना विश्लेषण दे रहे हैं। तो कहीं आपने जो चीन का रवैया देखा, टाइमलाइन देख लीजिए, आपको कोई शक होता है कि बायोलॉजिकल वॉरफेयर वहां से ये इन्फ्लिक्ट किया गया है? ये तो आप ये महापाप है मैडम, ये बहुत बड़ा पाप ये कर रहे हैं और इनको तारीख कभी माफ नहीं करेगी, मैं आपको बता रहा हूं। और मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर ये रवैया रहा और इस तरह इस कष्ट, यानी मैं बायोलॉजिकल वॉरफेयर की बात कर रहा हूं, जब इस कष्ट महामारी से ये हिंदुस्तान गुजर रहा है चीन के कारण, उस समय अगर आप ऐसे करेंगे तो आप जान लीजिए कि अगर लोगों का गुस्सा कहीं उबल पड़ा तो पता नहीं कहां आपको फिर छुपने की जगह मिलेगी, मुझे नहीं मालूम है।